हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़ीशान स्वागत करता हूं आपका एनजेपी न्यूज़ में। आज हमारे साथ एक अजीम शख्सियत जनाब परवेज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि न सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि टीवी सीरियल्स में भी एक अपना अच्छा किरदार अदा कर चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं जनाब परवेज़ सिद्दीकी साहब का हमारे शो में। शुक्रिया, बहुत बहुत। सबसे पहले सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप टीवी सीरियल्स में अपना जो रोल आपने अदा किया और टीवी सीरियल्स में काम करने के दौरान फिर अचानक से आप पॉलिटिक्स में आ गए, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं टीवी सीरियल्स में काम करने के पहले से ही पॉलिटिक्स में हूँ। और पहले मैं NSUI में था, कांग्रेस की जो विंग है स्टूडेंट की। अनीस अहमद साहब जब प्रेसिडेंट थे, मैं NSUI में था। और 6 दिसंबर 1992 को मैंने NSUI छोड़ दिया बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में। और उसके बाद में समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन किया। और टीवी सीरियल, क्योंकि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ था बचपन से ही, और बहुत सारे ड्रामे और बहुत सारे ड्रामों में मैंने काम किया स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में। जब मैं पॉलिटेक्निक में था तो ये मेरा एक बहुत ज़्यादा तजस्सुस था, एक्टिंग का बहुत शौक़ था मुझे। फिर बाद में मुझे बॉम्बे में मेरे जो दोस्त लोग थे, उन लोग वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। कुछ दोस्त मेरे जिन्होंने नागपुर से इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग किया, बाद में वो अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के अंदर कास्टिंग डायरेक्टर बने। और फिर मैंने उन्हीं के ज़रिए सबसे पहले ब्रेक मिला मुझे शांति सीरियल, जो मदिरा बेदी जी शांति का जो रोल किया उनके साथ मैंने किया था, डॉक्टर का रोल था वो। और उसके बाद फिर मैंने कॉफ़ी हाउस और दूरदर्शन पर एक चैनल एक बहुत अच्छा सीरियल आता था। फिर उसके बाद में सोनी पर जो है घर एक मंदिर आता था, एक जो बालाजी टेलीफिल्म का था। तो मैं उसमें लगभग 11-12 एपिसोड उसमें भी काम किया। तो वो पीरियड ऐसा रहा कि लगातार सीरियल मिलते रहे और मैं काम करता रहा। लेकिन मेरे घर के अंदर क्योंकि ये माहौल नहीं था, और घर के लोग जो है ये सब चीज़ों से थोड़ा सा चिढ़ते भी थे, ख़ास तौर पर मेरी वालदा, मेरी बड़ी बहन। और फिर मेरी शादी हो गई थी, तो मेरे घर के भी लोग सब जो है इससे ज़रा ये थे। तो इसलिए मैंने फिर वो उसको छोड़ दिया और अपना जो आगे की लाइन थी, मेरा कारोबार में करता था, सियासत में मैं था, तो उसके बाद में मैं इसको कंटिन्यू रखा। तो जैसे आप टीवी सीरियल्स के बाद जैसे आपके जैसे जो भी नेटवर्क था वहाँ पर, तो उसके बाद आपको वहाँ से और भी ऑफ़र आए होंगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली होगी, तो फिर आपने उसको एक्सेप्ट किया या फिर क्या उस समय का रहा होगा? देखिए कैसा था, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं आज वो फिल्म इंडस्ट्री में, ख़ास तौर पर सीरियल्स की दुनिया में बहुत नाम है। राम कपूर से लेकर गौतमी और जितने भी लोग हैं सीरियल्स की दुनिया में, जितने लोग हैं उन सब के साथ मैंने उस वक्त, क्योंकि घर एक मंदिर में काफ़ी बड़ी टीम थी, वही टीम कहानी घर घर की में गई, तो वो सब लोग मेरे साथ में उस वक्त भी थे। और आज भी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से मेरे दोस्तों का एक बड़ा ज़्यादा नेटवर्क वहाँ पे है। लेकिन मैं आज क्योंकि वो मेरा जो फील्ड थी, वो फील्ड उतना मैं शौकिया करता था, ना ही मैं उसको कोई प्रोफेशन नहीं बनाया था, तो इस वजह से मैं इससे दूर हो गया फिर। और आज सियासत में हूँ, अपना कारोबार करता हूँ, काम धंधा करता हूँ। ओके, तो सर जैसे जब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चूज़ किया? उस समय कांग्रेस एक अच्छे लेवल पे थी, बीजेपी थी और भी अदर पार्टीज़ थी, तो समाजवादी पार्टी चुनने का रीज़न क्या रहा? देखिए, सियासत में अक्सर और बेशतर लोग पावर की वजह से सियासत में आते हैं। हमारे नौजवान ख़ास तौर पर, मैं उनसे भी ये कहूँगा, सियासत एक सोच का नाम है। मैं जब 1992 में समाजवादी पार्टी के एक लीडर का एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि भाई मुसलमानों, अगर तुम्हारे घर के बाहर कोई चौकीदार किसी ने रखा, और वो चौकीदार आपने रखने के बाद अगर कुछ गुंडे बदमाश मवाली आकर उस चौकीदार को मार दे और घर की इज़्ज़त लूट ले, तो वो चौकीदार आपका मुहाफ़िज़ यानी गार्ड नहीं हो सकता। और अगर कोई चौकीदार आपके घर के बाहर है और कुछ गुंडे बदमाश मवाली आए और उस चौकीदार को उस चौकीदार ने उनको मार के भगा दिया, तो वही आपका गार्ड होगा। तो 20 अक्टूबर 1990 को 11 लाख तकरीबन कार सेवक अयोध्या में थे। उस वक्त कुछ लोग
बाबरी मस्जिद के गुंबद पे चढ़ गए थे और मस्जिद की शहादत यानी डिमोलिशन उसी दिन तय था। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त शूट एट साइट का ऑर्डर दिया, जिससे 16 कारसेवक मारे गए और 2.5 घंटे में पूरा अयोध्या खाली हो गया। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को मुलायम सिंह यादव वज़ीर आला नहीं थे और इस मुल्क के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के थे, लेकिन तमाम जितने भी उस वक्त के बड़े लीडर थे, चाहे मुलायम सिंह जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, वीपी सिंह हो, सब ने जो है इस वक्त कांग्रेस के तमाम लीडरों को ये कहा कि आप वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको डिज़ोल्व कर दो। अगर डिज़ोल्व नहीं किए तो वहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। मगर उस वक्त कांग्रेस की कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हमें बीजेपी ने जो एफिडेविट दिया है उस पर पूरा यकीन है और ऐसा कुछ नहीं होगा। और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। बस वही एक दिन था और वो बयान था जिसकी वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ा और समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। तो परवेज़ साहब, जिस तरह अभी की जो गवर्नमेंट बोले या फिर उनके जो एमएलएज है, जिस तरह मुसलमानों के ऊपर पॉलिटिक्स की जा रही है और एक लंबे समय से मुसलमानों के साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, तो उस पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी का कुछ किरदार है या फिर समाजवादी पार्टी उससे परे है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि मुल्क के आज़ाद होने के पहले और बाद में भी, मुल्क के आज़ाद होने के बाद में ये हाल रहा कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं और अक्सर व बेशतर जो आज इस मुल्क के अंदर जो इशू है ख़ास तौर पर, वो है इस मुल्क का मुसलमान। कोई डेवलपमेंट का इशू नहीं है, तरक्की का कोई इशू नहीं है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ इलेक्शन जो है मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमता है। और बदकिस्मती है मुसलमानों की कि कोई इसकी हिमायत हासिल करके पावर में आना चाहता है, कोई इसकी मुखालिफत करके पावर में आना चाहता है। ये मुसलमानों को सबसे बड़ा इशू बना के इस मुल्क में रख दिया गया है। इससे ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं है कोई। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस वक्त मुलायम सिंह यादव ने या समाजवादियों की सरकार रही, तो हिंदुस्तान की सियासत के अंदर मैं समझता हूँ कि जो तारीख़ी काम जो हुआ है ऑन रिकॉर्ड, वो कहीं नहीं हुआ। अगर आप माइनॉरिटी की बजट की बात बताएंगे तो मुझे अच्छे से याद है कि जब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, तो उनका जो इस गवर्नमेंट के आने के पहले जो आखिरी बजट था वो लगभग 300 करोड़ के करीब गया। लेकिन यूपी गवर्नमेंट का बजट जो है 3200 करोड़ रुपए गया माइनॉरिटी का। तो मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी के लिए इतना बड़ा काम करने वाली हुकूमत, मैंने कभी नहीं सुना कि मॉब लीचिंग के नाम पर इस मुल्क के अंदर कहीं आपने सुना है कि किसी को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया हो। ये अखलाक कोई दिया गया और ये समाजवादी की सरकार है। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगर 20 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद की शहादत अगर कोई और वज़ीर आला होता तो शायद वो ये कदम नहीं उठाता जो मुलायम सिंह जी ने उस वक्त उठाए। राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या विचारधारा है? देखिए, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का कोई इशू नहीं था। चूँकि मैं इतिहास कुछ हद तक जानता हूँ और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को जो मामला है, बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं बनाया था, मीर बाक़िर ने उसको बनाया और 1528 में मस्जिद बनाई गई। वो उसका तामीर, बाबरी मस्जिद की तामीरी का काम जो 1528 में हुआ। तो जिस वक्त ये हुआ, हमने अक्सर व बेशतर देखे है, इतिहास पढ़े या तारीख़ पढ़े है कि महमूद गज़नवी जब हिंदुस्तान आया तो वो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर चले जाता था। कितनी पुरानी बात है वो, बाबरी मस्जिद बनने के कई सौ साल पुरानी बात है। वो तारीख़ हमारे को मालूम है, देश का इतिहास उसको जानता है। 1528 में बाबरी मस्जिद बनी जब कभी हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई तज़ाद पैदा नहीं हुआ। 1628 भी चला गया, तब भी हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई तज़ाद पैदा नहीं हुआ। 1728 चला गया, तब भी हिंदू और मुसलमानों के बीच बाबरी मस्जिद को लेके कोई तज़ाद पैदा नहीं हुआ। और उसके बाद 1828 भी गया, तब भी बाबरी मस्जिद को लेके हिंदुस्तान में कोई तज़ाद पैदा नहीं हुआ। ये अंग्रेज़ जब इस मुल्क में आए तो उन्होंने देखा कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान बहुत अच्छे से रहते थे, उनका भाईचारा बहुत मजबूत था। तो उन लोगों ने देखा कि इन लोगों के बीच में कैसा फूट डाले, तो उन लोगों ने एक पॉलिसी अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। और वो उसी का नतीजा है कि बाबरी मस्जिद को जो इशू है राम मंदिर से जोड़ दिया गया और इस मुल्क में फ़िरका वाराना जो मामला है उसके बाद शुरू हो गया। इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है।
बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जहाँ तक बात है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सिर्फ साजिश का एक हिस्सा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू है ये तो पुराना था ही, लेकिन इस इशू को तूल आज नहीं दिया गया, 4 साल पहले नहीं दिया गया। 22 दिसंबर 1949, देखिए देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ये तय हो गया था कि जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। तो आज़ादी के बाद बाबरी मस्जिद में बाकायदा तौर पर नमाज़ होती थी। 22 दिसंबर 1949 की रात तक वहाँ पे नमाज़ हुई। और 23 दिसंबर 1949 को जब मौज़न ने अंदर मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि किसी ने शरारत से कोई मूर्ति रख दिया। तो उन्होंने उसकी शिकायत जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में की, वहाँ की कमेटी ने। बस वो शिकायत करना उनके लिए सबसे बड़ा अज़ाब हो गया। और उसके बाद पूरे शहर में और शाम होते होते पूरे देश में हवा फैल गई कि मध्य रात्रि में रामलल्ला प्रकट हो गए और शाम होते होते बाबरी मस्जिद को ताला लगा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस वक्त इस मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत थी, अगर कांग्रेस, वो पूरे रियासतों में उनकी हुकूमत थी, अगर उस दिन कांग्रेस ये कह देती कि भाई आपने यहाँ रात तक नमाज़ पढ़े, किसी ने शरारत कर दिया हो, आप इसे साइड में कर दीजिए और अपनी मस्जिद पर ना आप नमाज़ पढ़िए, तो शायद आज इस मुल्क के अंदर ये इशू भी नहीं होता जो आज है। तो बाबरी मस्जिद को जब ताला लगाया गया 22 दिसंबर 1949 के बाद 23 दिसंबर 1949 को, तो ये ताला लगाने का कोई बेस नहीं था, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि उसके बाद भी जब किसी मस्जिद को, मुसलमान की किसी मस्जिद को अगर ताला लगा दिया गया हो और हुकूमतें जिन पर हम आज तक भरोसा करते रहे, उसी की हुकूमत में अगर 1986 में उसका ताला अगर खोला जाए और वहाँ अगर मस्जिद की बजाय, नमाज की बजाय शिलान्यास अगर होता है, तो ये सवाल तो हमारा जायज़ है, ये हम बोलेंगे। जिस तरह अब न्यूज़ चैनल्स पर या ऐसा देखने में आ रहा है कि मतलब जैसे कुछ भी इशू होता है तो मुस्लिम लड़कों को उठा लिया जाता है आतंकवादी बोलकर, तो इसके पीछे क्या रीज़न आपको लगता है कि हर बार मुसलमान को ही आतंकवादी ठहराया जा रहा है? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, ये लाल किला, ये ताज महल, ये जितनी भी ताबीरें हैं, जिस पर तुम इतराते हो, मेरे पुरखों की जागीरें हैं। जब वक्त पड़ा था चमन पर तो बदन का सारा लहू निचोड़ दिया, अफसोस के इतिहास ने मुझको किस मोड़ पे लाके छोड़ दिया। अजमेर से लेकर मालेगांव तलक वही नाम उभर कर आते हैं, अफसोस के आतंक के हर इल्ज़ाम मेरे ही सर आते हैं। तो ऐसा है कि मुस्लिम नौजवानों को जिस तरीके से, बेकसूर नौजवानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर, ये एक बहुत ही शर्मनाक सानिया है। और पूरी यकीन के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी बम ब्लास्ट इस मुल्क में, अगर 93 के बम ब्लास्ट की बात छोड़ दिए जाए तो कहीं ट्रेनों में हादसे हो रहे, कहीं बसों में ब्लास्ट हो रहे, और उसके बाद मुस्लिम नौजवानों की गिरफ़्तारियाँ होती हैं। तो वो गिरफ़्तारियाँ होने के बाद में अक्सर हम लोगों ने देखा है कि 5-5 साल, 6-6 साल तक ट्रायल चलता है और वो लोग बेकसूर छोड़ दिए जाते, छूट जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि उसके बरक्स आरएसएस के बहुत सारे लोग इन बम ब्लास्ट में पकड़े गए, सबूतों के साथ पकड़े गए। मुझे अच्छे से याद है कि 2005-2006 के अंदर नांदेड़ के अंदर पाटबंदर नगर है, वहाँ पर कुछ लोग बम बना रहे थे और वो बम, उन्होंने जो टाइमिंग सेट किया था वो एक दिन बाद का किया था, लेकिन इत्तेफाक से वो गलती से वो टाइमिंग एक दिन पहले का सेट हो गया और वो बम बनाते बनाते ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 लोग मारे गए, एक राजकुंडीवार था और एक देशमुख। तो ये लोग मारे गए, इसमें 1-2 लोग ज़ख्मी हुए। बाद में वहाँ पर मीडिया ने और लोकल पुलिस ने पहले मामले को दबाने की कोशिश की। जब बहुत मामला उछला तो वाकई वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ ने, पुलिस ने फिर माना कि ये बम बना रहे थे। और उस घर में जब वहाँ की तलाशी ली गई तो नकली दाढ़ी और टोपी तक मिली उनके पास में। ये तो एक बात होगी। ऐसे न जाने कितनी बार, कितनी जगह जो है, अभी हम लोगों ने पिछली बार देखे कि अभिनव भारत के लोग मुंबई में पकड़े गए ज़ख़ीरों के साथ में। तो ये जो है बाकायदा तौर पर पूरी प्लानिंग है। मालेगांव का बम ब्लास्ट हुआ,
बम ब्लास्ट के बाद मैं खुद मालेगांव गया, मैंने कुछ वक्त वहाँ पे गुजारा भी। जो लोग वहाँ पर पकड़े गए थे बेचारे वो गरीब लोग, ठेले वाले जो केला बेचते, ऐसे बच्चों को, कुछ एक डॉक्टर है उनको गिरफ़्तार किया गया और ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। हम लोगों ने देखा कि बाद में उसी इल्ज़ाम में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और बहुत सारे लोग, कर्नल पुरोहित जैसे लोग गिरफ़्तार हुए। तो ये तो तय है कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी का कत्ल किया था, महात्मा गांधी की हत्या की थी, तो इस मुल्क के अंदर महात्मा गांधी की हत्या करने वाला कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि उसको बाकायदा तौर पर ऐसा लिबास पहनाया गया था कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो इस मुल्क का मुसलमान वो बदनाम हो जाएगा कि उसने महात्मा गांधी का कत्ल किया है। तो इस मुल्क में जाहिर सी बात है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद से ही मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश रची गई थी और वो आज तक उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। वो तंजीमें जो इनका सुबह से शाम तक मुस्लिम नौजवान उनका टारगेट होते हैं, मुस्लिम यूथ उनका टारगेट होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। तो हम लोगों की लड़ाई उनके ख़िलाफ़ है, उस सिस्टम के ख़िलाफ़ है और लड़ते रहेंगे हम। परवेज़ साहब, जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ी कम्युनिटी मानी जाती है, तो मुस्लिम लीडरान को या फिर जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनको, और हाल ही में जिस तरह से मराठाओं को रिजर्वेशन दिया गया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दे रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, खासतौर पर मुसलमानों में एजुकेशन, इसमें कोई शक नहीं कि दूसरे तमाम लोगों से मुस्लिम पिछड़े हुए, ये हकीकत है। बिल्कुल। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने ये हमको साबित कर दिया है कि हमारा एजुकेशन का परसेंटेज क्या है। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि इस परसेंटेज को इतना लो लेवल पर कैसे आया, या इसमें हमने क्या करना चाहिए। अक्सर व बेशतर क्या होता है कि सियासी पार्टियां, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडे में तो रहता है कि मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन तालीमी मेयार में आज भी हम लोगों को रिजर्वेशन के साथ साथ वो सहूलियात की ज़रूरत है जिसकी बिना पर हम अपने आप को, हमारे अंदर के टैलेंट को साबित कर सकें। आप एक बात तो मान लीजिए कि हमारी कम्युनिटी में टैलेंट तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ उसको मौके फराहम करने की ज़रूरत है। और रिजर्वेशन की जो बात आप कर रहे हैं, मराठा रिजर्वेशन महाराष्ट्र में हुआ और मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं हुआ, तो मेरा दर्द है ये बहुत बड़ा कि इसके पहले कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। कांग्रेस और एनसीपी की सरकार वाकई अगर ईमानदार थी हमको रिजर्वेशन देने के लिए, तो वो रिजर्वेशन ऐसे वक्त उसको कैबिनेट में पास किए कि उनको आने वाले दिनों के अंदर उसको हाउस में पास करना पड़ता है 6 महीने के अंदर। 6 महीने के पहले वो सरकार डिसॉल्व हो गई और नए इलेक्शन डिक्लेयर। अगर मुझे कहने में ज़रा सी भी वो नहीं हो रही है कि भाई अगर आपको वाकई आपके अंदर ईमानदारी थी तो आप 1 साल पहले कैबिनेट में पास करते और आने वाले हाउस में उसको रखते, उसमें भी पास हो जाता, तो वो एक कानून बन जाता था और मुसलमानों को भी महाराष्ट्र में रिजर्वेशन मिल जाता। लेकिन उसके बरक्स आपने ऐसा नहीं किया। तो जब कांग्रेस एनसीपी की जिसको सरकार जो मुसलमानों के वोट से सत्ता का लड्डू खाती है, जब वो ही नहीं कर पाई तो हम बीजेपी से क्या उम्मीद करें। तो हमें उनसे क्या शिकायत है? शिकायत तो इनसे है हमको, जिन्होंने हमारे बदौलत जो सरकारें बनाते हैं और ये हमारे खैरख्वाह माने जाते हैं, उनको इनसे शिकायत है कि भाई ये रिजर्वेशन तो उन लोगों ने उसी वक्त पास कर देना था जब उनके पास असेंबली भी सामने होती और इलेक्शन भी दूर होता। तो ये बहुत बड़े खला पैदा करके वो लोग चले गए। तो और रहा सवाल है महाराष्ट्र में रिजर्वेशन मुसलमानों को मिला है, वो मिला है महाराष्ट्र की जेलों में। महाराष्ट्र के अंदर ये हाल है कि मुसलमानों की जो आबादी है वो लगभग 13% है, यानी 13%, लेकिन महाराष्ट्र की जेलों में मुस्लिम आबादी जो है वो 35% है, यानी 35%। हर 100 में से 35 कैदी मुसलमान हैं आज इस महाराष्ट्र में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर्वे बोल रहा है। तो हमको जो रिजर्वेशन मिला है वो जेलों में मिला है। तो हमारी लड़ाई हर उस सरकार से है जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। इसलिए जिन लोगों पर हमारा एतबार ज़्यादा रहा है, जो पावर में ज़्यादा रहा है, इसलिए सवाल भी उन्हीं से रहेगा हमारा, और लड़ाई तो हमारी है और जारी रहेगी। तो जिस तरह से हाल ही में लोकसभा में
ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ट्रिपल तलाक पर शोर मचा रही है, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहली बात तो ये है कि तलाक का जो प्रोसीजर या तलाक का जो परसेंटेज है तो मुसलमानों में आज भी बहुत कम है। बिल्कुल, इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है किसी। एक बात। दूसरी बात, ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी उठा रही है और कोर्ट से भी जैसे तलाक के ऊपर जो मामले आए हैं, पहली बात तो यह है कि ट्रिपल तलाक, एक बार तलाक देने से तलाक होता भी नहीं है, वो एक तलाक का पूरा प्रोसीजर है और वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के मुद्दे को बीजेपी ये बताना चाह रही है कि मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी है, तो मेरा ये कहना है कि मुस्लिम महिलाओं की तलाक जो है वो किसी पर जुल्म नहीं है, बल्कि तलाक बल्कि रहम है। जब मियाँ और बीवी के जो रिश्ते होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा कशीदगी वाले रहे, बहुत ख़राब रहे और दोनों के लिए ज़िंदगी जीना दूभर हो जाए, तो तलाक का एक सिस्टम दिया हुआ है और दुनिया में शायद कुरान में ही सबसे पहले तलाक का सिस्टम आया। तलाक जो है ये मर्सी है, ये रहम है, अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से ये रहम है। ये नहीं तो आज हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में पहले तो यहाँ इतिहास में था ही नहीं तलाक, पहले औरत को सती होना पड़ता था और दुनिया में कहीं नहीं था। किसी औरत के लिए ऐसा था कि जब शादी हो जाए तो हमेशा उसको अपने ससुराल में रहना पड़ता था, शौहर मर जाए उसके साथ भी वही व्यवहार होता था, दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो ये सिस्टम जो है कुरान से आया है, तलाक का जो सिस्टम कुरान से आया है। इसको समझने की बजाय बीजेपी जो शोर मचा रही है वो गलत है और बीजेपी जो कह रही है कि इससे मुस्लिम महिलाएं खुश है, कतई नहीं है। ये वो उनकी हायर की हुई वो औरतें हैं जो टीवी के सामने सिर्फ अपनी बातें रखती है, खुशी जाहिर करती है। और फिर सबसे पहली बात तो ये है कि ये तलाक जो है उन लोगों पर हो रहा है कि भाई तलाक के बाद सज़ा होनी चाहिए, 3 साल की सज़ा होना चाहिए शौहर को। ये तो बात सही है, जिन लोगों को तलाक दे रहे हैं उसकी सज़ा हो रही, लेकिन जो लोग अपनी बीवी को तलाक दिए बगैर छोड़ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ही भी उसमें शामिल हैं, उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए वो भी तय होना चाहिए ना। तलाक दिए बगैर अगर बीवी को छोड़ रहे हैं तो उसको भी सज़ा होनी चाहिए। तो ये जो है तलाक सिर्फ एक इशू है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह वो फ़र्क बताना चाहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए हक़ में लड़ना चाह रहे हैं, असल में वो हक़ की लड़ाई नहीं। अगर वाकई ये इनको महिलाओं का सम्मान करना है या महिलाओं के हक़ में लड़ना है तो देश के अंदर जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर, मगरबी तहजीब इस देश में बढ़ावा जिस तरीके से लोग दे रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। अगर ये वेस्टर्न कल्चर इस देश में जितना बढ़ेगा उतना हमारा देश तबाह हो जाएगा, हमारी संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। तो हमारी संस्कृति को बचाना, तहजीब को बचाना, ये प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके ऊपर इन लोगों का ध्यान है। जिस तरह से आपने वेस्टर्न कल्चर के बारे में कहा, तो कुछ समय पहले जैसे आर्टिकल 377 और आर्टिकल 497 जो पास हुआ है, तो इसके बारे में आपकी निजी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये आने वाली जनरेशन के लिए ठीक है, आने वाले समय के लिए ठीक होगा या नहीं होगा? देखिए 377 जब आया, 377 देखिए कुदरत का एक निज़ाम, प्रकृति का एक नियम, और अगर आप उस कुदरत के निज़ाम के खिलाफ जाओगे तो बर्बादी की तरफ चले। ये दुनिया का दस्तूर है। और 377 जहाँ तक है, मेरा सवाल है, अगर आप किसी मर्द को ये बोले कि वो मर्द के साथ अपने रिश्ते कायम कर सकता है, किसी औरत को औरत के साथ रिश्ते कायम कर सकता है, अगर इसकी इजाज़त आप दे रहे हैं तो ये बहुत गलत हो रहा है। मैं कोर्ट के आगे कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ कि ये हम एक तरीक़े से बर्बादी को दावत दे रहे हैं। हम कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ जाएंगे तो बर्बादी ही होगी। ये गलत है, मेरी नज़र में ये गलत है और इसका हम लोगों ने इससे बचना चाहिए। और जहाँ तक आपने 497 की बात की, तो पिछले वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि भाई एक औरत अगर अपनी मर्ज़ी से किसी पराये मर्द के साथ अपने रिश्ते रख सकती है, वो कानूनन जायज़ है, तो मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये दर्द अगर किसी फैसला देने वाले के साथ अगर हो जाए तो शायद उसको इस बात का एहसास हो जाए।
फिलहाल ये जो असदुद्दीन अवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ, वो एक मुस्लिम रहनुमा बनकर सामने आ रहे हैं। मतलब देखने में आ रहा है कि यूथ उनके सपोर्ट में है। तो इसमें आपकी क्या राय है? फिर आप कुछ हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, आपको याद होगा कि MIM का जन्म यहाँ पर हैदराबाद के बाहर कब हुआ? ये 2011 में पहली बार अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, उनका एक स्पीच चला कि हटा दो पुलिस को, हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी है। और वो स्पीच के साथ साथ उन्होंने और भी कुछ ऐसी स्पीचेस दिए जिसमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बहुत अपशब्द बोले गए। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जिस तरीके से मैं ये कहता हूँ, योगी आदित्यनाथ, प्रवीण तोगड़िया जैसे लोगों को मैं समझता हूँ, जब ये जहरीली बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। उसी तरह अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे इंसान को भी जेल की सलाख के पीछे डालना चाहिए। उसकी वजह है, जब उन्होंने एक स्पीचेस उनकी वायरल हुई, उन्होंने 2011 में वो स्पीच दी, ये वायरल हुई 2014 में। हमने देखा कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया के अंदर जब ये वायरल हुआ तो इस देश का जो सेक्युलर हिंदू था वो भी कम्युनल हो गया। इस मुल्क में जो वजीर आजम आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठे हैं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी की उस स्पीच का नतीजा है, जिसकी वजह से आज वो दिल्ली में अपनी सरकार बनाए। जिस तरीके से उन्होंने ये अपने व्हाट्सएप को फैलाया, इससे मुस्लिम तो एक नहीं हुआ लेकिन हिंदू एक हो गया। वो तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ है और गलत तरीके से और सांप्रदायिक तरीके से, फिरका परस्ती के तरीके से किसी भी चीज़ का हम विरोध करेंगे। और जहाँ तक आप अकबरुद्दीन ओवैसी की बात जहाँ तक कर रहे हैं, देखिए, इस मुल्क में आपको आपके इशू उठाने वाले मुस्लिम रहनुमाओं से ज़्यादा आपका एहसानमंद रहना चाहिए उन गैर मुस्लिम लीडरों से जो मुस्लिम इशू पर आपके लिए चट्टान के जैसे खड़े रहते हैं। जिस तरीके से मैंने कहा, सीना ठोक के मैं कहता हूँ कि अगर 20 अक्टूबर को अगर मुलायम सिंह की जगह इनके वालिद मोहतरम भी अगर वहाँ के वजीर आला होते तो वो कदम नहीं उठाते थे जो मुलायम सिंह जी ने उठाए। तो इस मुल्क के अंदर इशू, मुस्लिम इशू पे उठाने वाले जो हमारे लीडरान हैं, गैर मुस्लिम लीडरान हैं, जो आपके लिए चट्टान के जैसे खड़े होते। ट्रिपल तलाक का जो मामला पिछले वक्त पार्लियामेंट में चला, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो बोला है ट्रिपल तलाक के ऊपर, लेकिन मैं सलाम करता हूँ ट्रिपल तलाक पर, वो कांग्रेस की श्रीमती रंजन की बात पर मैं सलाम करता हूँ, धर्मेंद्र यादव के बात पर मैं सलाम करता हूँ, दीगर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके MPs पर, JDU से लेके RJD से लेके तमाम लीडरों के रहनुमाओं पर, जिन्होंने ट्रिपल तलाक में हमारे फेवर में खड़े होकर हमारा साथ दिया। हमको तो एहसान उनका होना चाहिए। तो ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश है और उसी का नतीजा है कि भाई उन्होंने पूरे आंध्रा में उन्होंने आज तक अपनी पार्टी नहीं बढ़ाई। तेलंगाना में TRS के सामने साथ में तालमेल करके अपनी 8 सीट मांग ली, पूरे तेलंगाना में अपनी सीट नहीं लड़ाए। पूरे हिंदुस्तान में अगर आज वो घूम रहे हैं तो भाई आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि उनके घूमने से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। आप एक बात तो मान लीजिए कि हम मेहनत कर लें पूरी, तो महाराष्ट्र में भी मुसलमानों की तो हुकूमत नहीं हो सकती, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों की क़यादत जो है, जहाँ तक सवाल है, तो अबू आसिम आज़मी मजबूत तरीके से क़यादत कर रहे हैं। और जितना काम उन्होंने महाराष्ट्र में किया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आली जनाब असदुद्दीन साहब से, और ख़ास तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच मुंबई में भी थी। मैंने सुना था उनको कि जब मुझ पर हमला हुआ, मैंने देखा कि मुझ पर जब गोली चली तो एक सफ़ेद लिबास में एक चेहरा मेरे सामने आ गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि आपके चेहरे में पूरी तरह सुन्नत भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपको गोली लगी तो आपकी लड़ाई हक और बातिल की थी, ठीक है, आपकी लड़ाई झूठ और सच की थी क्या? आपकी लड़ाई किससे थी? एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान से जमीन के पर कब्जे को लेके आपकी लड़ाई थी। अच्छा। आपको गोली जिसने मारा वो भी मुसलमान था। अच्छा। आपने जिनको मारे वो भी मुसलमान थे। अच्छा। ये आज तक मेरी समझ में नहीं है।
और जिस हैदराबाद से ये लोग आते हैं, आज तक मैंने देखा हो कि हैदराबाद में बेटी जब पैदा होती है तो वालिदैन के चेहरे पर शिकन आ जाती है। तो आज जब बेटी पैदा होती है तो लोग वालिदैन वहाँ के जहेज जमा करने के पीछे पड़ जाते हैं। तो अपने शहर की तहजीब को 80 साल की तुम्हारी पार्टी ने उस शहर की तहजीब को नहीं बदल सके, तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल की बात करना छोड़ दिए। एक वक्त पर, एक समय पर कामठी की जनता ने समाजवादी पार्टी को एक मुकाम दिया, एक लेवल दिया, लेकिन उसके बाद से देखने में आया है कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ नीचे जाता गया। तो इस मामले में अब कामठी की जनता से आप कामठी की जनता से खुश हो ना हो, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में कि मतलब जो एक बार आपको पोजीशन दी गई समाजवादी पार्टी को, उसके बाद से कामठी की जनता ने आपको निगलेक्ट किया या फिर चुना नहीं, तो फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी बात है कि जिस वक्त कामठी में हमारे हाथ पे सत्ता आई नगर परिषद की जी 2002 में, तो उस वक्त नगर परिषद की हालत बहुत ख़राब थी। 3,500 रुपये जो है नगर परिषद के अकाउंट में थे और लगभग 8 महीने की जो पेमेंट थी कर्मचारियों की वो बाकी थी। और माया चौधरी नगर अध्यक्ष सदर बल्दिया बनी कामठी की, तो उस वक्त ऐसे हालात थे कि यहाँ पे अपोजिशन बहुत मजबूत था जी। सुलेखा कुमारी जो है, सुलेखा ताई हमारी वो राज्य मंत्री थी, उनका एक ग्रुप था मजबूत। तो सुलेखा ताई के ग्रुप वर्सेस माया ताई एक बहुत बड़ी लड़ाई भी चली और उस वक्त काम करने में बहुत दिक्कत भी थी। फंड नगर परिषद के पास नहीं था, और जैसा आज नगर परिषद में फंड आता है और आज नगर परिषद में जैसा फंड हुआ करता है, ऐसे कोई हेड से वहाँ पैसे नहीं आते। हाँ, लेकिन हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्टिव काम किया, जिसे आज मैं बोलने में मुझे बेहद खुशी होती है। अब वहाँ को नहीं मालूम है, वो एक अलग बात है। वो पीरियड ऐसा रहा 5 साल का कि जिसमें एक साथ 16 उर्दू टीचरों की तकर्री समाजवादी की उसी सरकार के पीरियड में हुई। उसके बाद 16 टीचरों की एक साथ तकर्री नहीं हुई। उसके लिए हमारी जो सदर बल्दिया थी, जो अध्यक्ष थी माया ताई, वो कलेक्टर ऑफिस के सामने पूरे नगर सेवकों को लेके, टीचरों को लेकर धरने पे भी बैठी। उसका नतीजा था कि 16 टीचरों का अपॉइंटमेंट की परमिशन मिली, उनको अपॉइंट किया गया। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये थी कि कामठी के अंदर मुझे एक और एजेंडा ऐसा था कि जब सैलाब नगर का मामला था तो अपोजिशन हमारा मजबूत था। वो चाहता था कि वहाँ के लोगों को टैक्स ना लगाया जाए और वो बस्ती खाली की जाए। तो हम लोगों ने उसका रेजोल्यूशन लिया, 16 नगर सेवकों के भरोसे उसे पास किया गया। उस पर टैक्स लागू करने का जो डिसीजन है, फैसला भी उसी 5 साल के पीरियड में हुआ। बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे प्रस्ताव पास हुए, लेकिन रिसोर्सेस कम थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिसे मुझे आज भी जिस बात का बेहद अफसोस है और रहेगा कि कामठी जिसकी बुनियाद एक ऐसी बुनियाद है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, फुटबॉल की वजह से कामठी जानी जाती है, मगर बदकिस्मती है कामठी की कि आज भी हमारे पास कोई एक फुटबॉल मैदान नहीं। तो जब समाजवादी की सरकार यहाँ थी नगर परिषद में, तो वो दर्द मुझे भी था। मैंने हमारी सदर बल्दिया से कहा कि आप एक फुटबॉल का मैदान निकालिए और उसे रिजर्व करिए फुटबॉल के लिए। तो जो जगह हम लोगों ने, उन्होंने ड्रैगन पैलेस के सामने की जगह थी और वो जगह को फुटबॉल मैदान के लिए चुना। नगर परिषद में जब वो एजेंडा निकल रहा था, एक तरफ वो एजेंडा निकल रहा था, दूसरी तरफ हमारा मजबूत अपोजिशन था। उन्होंने वो जो है जगह ऑलरेडी सरकार से अपने लिए पास करके लाया और वो जो फुटबॉल मैदान की जगह थी वो रह गई। हम लोगों ने, मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे जी भी थे उस वक्त, तो वो उद्घाटन करने जब कामठी आए, सुलेखा ताई ने उनको बुलाया था। तो जब वो आए यहाँ पर तो हमने उनका विरोध किया, मुख्यमंत्री का काले झंडे दिखाए कि भाई ऑलरेडी हमने प्रस्ताव रखे थे अपने फुटबॉल मैदान के लिए और आपने दूसरे काम के लिए इसे दे दिया, हमारा विरोध है इस पर। तो हमने बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी भी दी। तो हमने उस वक्त जो विरोध करने का काम था वो किया और कोशिश की, फुटबॉल मैदान के लिए एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की। उसमें हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन मैं आने वाले लोगों से भी और आज के भी मौजूदा सदर बल्दिया से कहूँगा, अगर कहीं गुंजाइश होती तो कहीं ना कहीं कामठी में एक फुटबॉल का ग्राउंड जो है वो बनना चाहिए। ये हमारी दिली ख्वाहिश है, अगर ऐसा मौका होता है।
जी, जिस तरह से देखा गया है कि एक लंबे समय से ये फुटबॉल के ग्राउंड को लेकर मैंने खुद ज़ाती तौर पर रब्बानी ग्राउंड में कई ऐसे बड़ी शख्सियत से सुना है कि कुछ समय में कामटी में एक फुटबॉल ग्राउंड बनने जा रहा है। ये मतलब मैंने खुद का सुना हुआ है, तो उसके बारे में मतलब क्या कहना चाहिए कि वो सिर्फ ऐसा बोला जाए कि मुस्लिम कम्युनिटी को या फिर हमारे यहाँ के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है उनको सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, या फिर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो बचपन से जब से होश संभाला तो मैंने देखा कि ज़्यादातर सियासी रहनुमा बुनकरों को और फुटबॉल को अपना सियासी मुद्दा बना। बिल्कुल। लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को ये दोनों मुद्दों से दूर रखा है। काम करना है तो मुद्दे ज़बरदस्ती जिंदा नहीं रखना चाहिए। आप कर सकते हैं तो आपने उसी कोई बात करना चाहिए। तो रहा सवाल है, इस बात का अफसोस है कि पहले जगह थी कामटी में, पहले लोग कर सकते थे, नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से फुटबॉल एक नर्सरी रही कामटी की, और फुटबॉल के प्लेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ से तैयार हुए, और यहाँ पर फुटबॉल का मैदान हम नहीं दे पाए, इस बात का अफसोस और रहेगा। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में काम किया, जिस तरह से आपने बताया है कि काफ़ी कंस्ट्रक्टिव काम किए, टीचरों के लिए काम किए, तो आपको क्या लगता है उसके बाद भी अब तक कामटी की जनता ने समाजवादी पार्टी को फिर से वो मौका नहीं दिया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अक्सर व बेशतर कहा जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कामटी के अवाम ने उस वक्त मुझे जो मौका दिया, तो वो एहसान में ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। और ज़रूरी नहीं है कि, देखिए होता क्या है कि जब 5 साल आप काम करते हैं तो आपका अपोजिशन जो है इतना मजबूत होता है या आपके खिलाफ बोलने वाले होते हैं। हमारे पास में कैसा होता है कि हमारे साथ जुड़ने वाले लोग, उनको सत्ता तो नहीं मिलती, कांटों पे चलना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोगों को सत्ता का लालच होता है वो बहुत लंबा आपके साथ नहीं चलते, और वो थोड़े आगे चलकर आपका साथ छोड़ देते। तो अक्सर व बेशतर हमारी तो ये लड़ाई है जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ। एक आदमी भी रहे तो हम लड़ेंगे, 1000 भी रहेंगे तो हम लड़ेंगे। तो ये हमारा जो मकसद है, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। हमारे साथ लोग कितना जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी। जैसे कुछ समय के बाद जो 2019 तो स्टार्ट हो गया, कुछ समय के बाद अब कामटी में भी, पूरे हिंदुस्तान में भी इलेक्शन अब स्टार्ट होने जा रहा है, तो कामटी में समाजवादी पार्टी का आपका क्या रोल रहने वाला है? मतलब ये कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कामटी की जनता ने एक बार समाजवादी पार्टी को आपको मौका दिया कि वो फिर से वो दे, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, पहले मैं अक्सर ये बोलता था कि इलेक्शन से हम लोग दूर रहते हैं, लड़ाई लड़ते, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि जब तक आप इलेक्शन में नहीं जाओगे, जब तक आपकी कोई बात नहीं। और इलेक्शन लड़ने का मकसद अक्सर व बेशतर हम लोगों के लिए, खासतौर पर छोटे दलों के लिए, ये मसला होता है कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा रहा तो हमारे लोग कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं, ये इससे बीजेपी जीत जाएगी, उससे शिवसेना जीत जाएगी। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि बीजेपी और शिवसेना या कांग्रेस या एनसीपी, सबकी अपनी अपनी अलग आइडियोलॉजी होती है। मैं अगर कामटी में समाजवादी पार्टी से खड़ा होता हूँ तो मुझे मालूम है कि बहुत सारी तनकीदों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल मुझसे करेंगे, लेकिन जब मैं सवाल करूँगा तो मुझे भी जवाब चाहिए। अब बात आती है कि भाई समाजवादी पार्टी कहाँ पे मजबूत है और कहाँ नहीं है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, जैसे कामटी की बात आती है तो कामटी में मैं समझता हूँ 25 सालों से कांग्रेस पार्टी के एमएलए नहीं है। 25 सालों से यहाँ पे पंजे पे कोई सीट चुनकर नहीं है, और 25 साल हो गए जहाँ तक यादवराव भोयर जी के पास बाद में यहाँ पर कभी पंजे पे कोई सीट चुनकर नहीं है। तो कामटी भी एक अच्छी ज़मीन है। चुनाव तो लड़ना नहीं लड़ना ये तो बात का मुद्दा है, लेकिन हर आदमी ये समझ ले कि भाई ये चुनाव लड़ेगा तो ये इसका नुकसान कर देगा, उसका फ़ायदा कर देगा, तो ऐसे से तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। हर आदमी को अपनी पार्टी बढ़ाने का हक है। अगर मेरी सोच, मेरी लड़ाई ईमानदाराना तरीके से है तो लोग मेरा साथ देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो सवाल तो ये जारी रहेंगे। इंसाफ अगर नहीं मिलेगा, 93 में बम ब्लास्ट हो रहा है, बम ब्लास्ट के मुजरिमों को इंसाफ मिल रहा है, जो गिरफ्तार हुए, मिलना चाहिए। इस्लाम कभी भी आतंकवाद की ट्रेनिंग नहीं देता, आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन जो 92 में फसाद हुए उसमें जो लोग मारे गए और उसमें मारने वाले लोग अगर आज बाहर है और आज लीडर बने बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है, क्योंकि जुल्म और नाइंसाफ़ी के कोख से ही आतंकवाद जन्म लेता है। और अक्सर व बेशतर मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं तल्ख कहता हूँ, लेकिन कहूँगा मैं
कि अगर आप 1992 में जिन लोगों ने, जिस माँ और जिस बेटे ने अपने सामने अपनी बहनों का इज्जत लूटते हुए देखा, अगर आज तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसके हाथ हथियार तक जाएंगे। तो इसके लिए हमारा सिस्टम जिम्मेदार होता है। तो हमें ऐसे नौजवानों को ऐसे सिस्टम से बचाना भी ज़रूरी है कि ये अच्छा मजबूत सिस्टम की ज़रूरत है। तो वो लड़ाई हमारी जारी है, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर 93 के बम ब्लास्ट के धमाकों में जो लोग शामिल थे उनको अगर सज़ा हो रही है तो 92 में जो फसाद में जो लोग शामिल थे उनको भी सज़ा होनी चाहिए। 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए, जो उसमें शामिल थे उनको भी सज़ा होनी चाहिए। जब तक ये सज़ा नहीं होगी तो इंसाफ का पैमाना बराबर नहीं होगा। तो परवेज साहब, जिस तरह से कांटी की जनता ने कांग्रेस का अपना अध्यक्ष बिठाया, कांग्रेस की सरकार कांटी में, तो आपको देखकर क्या लगता है कि मतलब कांग्रेस उस लेवल पे काम कर पा रही है जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में किया? देखिए, उस वक्त अलग वसाइल, उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं थे, उस वक्त इतना फंड नहीं हुआ करता। मैंने आपसे कहा ना कि भाई नगर परिषद जब आई हाथ में तो 3,500 रुपये उसके अकाउंट में थे, 8 महीने के पगार बाकी था, तनख्वाह बाकी थी। और उसके बाद जिस दिन सदर बल्दिया हमारी नगर परिषद छोड़ी, उस वक्त लगभग 2.5 करोड़ के ऊपर पैसा नगर परिषद के फंड में था। अब रहा सवाल है काम करने का, तो वो अलग दौर था। उस वक्त काम करने के लिए बहुत से लिमिटेड मामले थे। नगर परिषद के अंदर कई सालों से ऐसा था कि 25 साल का गड्ढा था, इंश्योरेंस के पैसे तक कर्मचारियों के नहीं भरे गए थे, तो बहुत कुछ करना पड़ा। आज करने के लिए नगर परिषद के सदर बल्दिया को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर शहर का काम होता है, उनके हाथ से होता है तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि शहर का विकास हो, शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, कोई भी करे, लेकिन एक उसके सामने एक विजन होना चाहिए शहर को बनाने का, शहर को मजबूत बनाने का। और ये विजन के अंदर विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई किसी पार्टी से चुनकर आया तो विरोध हो, विरोध कभी नहीं होना चाहिए। विरोध होना चाहिए काम के करने के तरीके। तो हमने हमेशा जो है काम के करना, अगर कोई काम करना चाह रहा है तो हमेशा हम उसका सपोर्ट करेंगे, कोई इसकी बात नहीं। परवेज साहब, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो ईदगाह का एक मसला एक लंबे समय से चला आ रहा है, जो चर्च के पास जो ग्राउंड है, मैंने आपकी एक स्पीच में इलेक्शन के दौरान सुना था उसके बारे में, तो उसके बारे में जो ईदगाह का ग्राउंड है, क्या वो मुस्लिम मलकियत है या नहीं है, उसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आम अवाम को ईदगाह की पूरी डिटेल नहीं मालूम। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि एक आंदोलन हुआ था, मैंने वो आंदोलन किया था 2000 में, 9 दिसंबर सन 2000 को एक रास्ता रोको किया था, और उसके बाद ईदगाह जो है हमको हमारे हवाले कर दी गई थी। और उसके बाद जो ईदगाह हमको हमारे हवाले कर दी गई थी, उसके बाद जो ईदगाह हमें दी गई वो आज तक के हमारे पास उसके पेपर नहीं है। तो लोग अक्सर व बेशतर कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ या क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये सवाल लोगों के दिलों में आना जायज़ बात नहीं, लेकिन जितना लोग सवाल कर रहे हैं, कंफ्यूज है, उतना मैं भी हूँ। क्योंकि उस वक्त जब ये मामला आया ईदगाह का, मुझे अच्छे से मालूम है कि अंसार स्पोर्टिंग क्लब के कुछ लोग मेरे पास आए थे कि फुटबॉल मैदान जो है रब्बानी ग्राउंड में बोलते हैं, उस रब्बानी ग्राउंड में फुटबॉल खेलने से ममानियत कर दी गई, बैन लगा दिया गया था। तो उन्होंने बोले कि ऐसा ऐसा हुआ, और फिर उन्होंने बताया कि ईदगाह भी हमारी थी, 2 ईद की नमाज वहाँ नहीं हुई। अच्छा, ये बात बोली गई। तो मुझे हैरानगी हुई बहुत। मैं जब वो ईदगाह के ट्रस्ट वालों के पास गया तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा हुआ है, हमको ईद की नमाज की परमिशन नहीं मिली। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब इस मुद्दे को लेकर अबू आसिम आदमी से डिस्कस किया कि हमारी अपनी मिल्कियत है, हमारी ईदगाह है, वहाँ पे नमाज नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि आप वो शहर छोड़ दो जहाँ आप अपनी इबादत गाहों की हिफाजत नहीं कर सकते। आने के बाद मैंने यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम रहनुमा थे, सब मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, सबको इकट्ठा किया और सबको ये कहा कि ऐसा ऐसा मसला शहर में पेश आया है, और ये जो मामला है ईदगाह हमारी जहाँ पर हम नमाज नहीं पढ़ पाए, और इसके अलावा यहाँ पे ऊँट खाना करके एक एरिया था, वहाँ पर मस्जिद में तार लगा दिया गया है, वहाँ पर 40 साल से लाइट नहीं है, रब्बानी ग्राउंड पे पाबंदी लग गई है। ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोगों ने अपनी लड़ाई शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात ये थी कि उस एक एजिटेशन ने
रब्बानी ग्राउंड को खोल दिया, ऊँट खाने की मस्जिद को खोल दिया, और उसके बाद ऊँट खाने की मस्जिद में 40 साल से जहाँ लाइट नहीं थी वहाँ पर लाइट की परमिशन मिली। अब ईदगाह जो हमको मिली हमारी मिल्कियत, बाद में वहाँ ब्रिगेडियर ने बुलाकर तहरीक कमेटी ने वो लड़ाई लड़ा। तहरीक कमेटी के लोगों से ब्रिगेडियर ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि अंदर में ईदगाह है, आपको बाहर अगर जगह दी जाए तो कैसा रहेगा। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि उलमाओं का मामला है और हम लोग पूछते हैं। फिर हमने ट्रस्ट से पूछा, ट्रस्ट के लोगों ने उलमाओं से पूछा, फिर उसके बाद ये उंगलीबाग मैदान पर एक मीटिंग हुई और उसमें वो फतवे खोले गए जो बुलाए गए थे। फतवों की अक्सरियत को देख कर ये तय किया कि ठीक है, वो लीज पे जो जगह थी अंदर की, बदले में बाहर अगर लीज पे मिल रही है तो उसका मुतबादिल हम लोग ले सकते हैं। तो ये तय हो गया। उसके बाद बाकायदा तौर पर पूरा प्रोसीजर हुआ और प्रोसीडिंग बनाई गई कंटोनमेंट के ज़रिए। बस कंटोनमेंट के ज़रिए जो प्रोसीडिंग बनाई गई, उसके बाद वो फाइल जो है दिल्ली गई, 1 साल उसको लगा। वहाँ से फिर कुछ क्वेश्चंस आए कि भाई ये मुस्लिम ईदगाह किसको देना है। तो फिर हम लोगों ने मशवरा किया कि भाई जो ट्रस्ट संभालता था उसी को दी जाए, क्योंकि हम अगर लेंगे तो लोग बोलेंगे कि इसमें इनका ज़ाती मफाद है। तो उसके कागज़ लगा के भेजे गए। फिर उसके बाद दिल्ली से फिर एक साल के बाद लेटर आया कि भाई इसमें वक्फ बोर्ड का क्या रोल है। फिर वक्फ बोर्ड से राब्ता कायम किया गया, उनका लेटर लिया गया, फिर वो भेजा गया। फिर उसमें ऐसा करते करते 3-4 साल अलग अलग उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए और वो ऑब्जेक्शन उठाकर आखिरी में लास्ट में कुछ मसाजिदों की एनओसी चाहिए थी, वो भी तहरीक कमेटी के लोगों ने, महमूद हसन साहब ने मेहनत की और वो तहरीक कमेटी के लोगों ने वो भी एनओसी दी। अब ये लड़ाई हम लोगों ने जिस जो चीज़ थी उनके हवाले कर दिया। अब वो कमेटी या वो ट्रस्ट का काम है कि उसको कितना संभाल के रखें। अगर कोई दिक्कत पेश आती है तो आज भी हम लोग हाजिर हैं, आज भी हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे। उस वक्त दिक्कत थी, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, मसला हल हुआ। अब अगर आज उस ट्रस्ट ने उसको अगर कंटिन्यू फॉलो अप लेते हैं और उसके बाद भी कहीं कोई मामला आता है तो हम लोग तैयार हैं। ये थे जनाब परवेज सिद्दीकी साहब, जिन्होंने हमारे सारे सवालात का काफ़ी बेहतर तरीके से, काफ़ी अच्छे अंदाज में और बेबाक जवाब दिया। हम शुक्रगुजार हैं जनाब परवेज सिद्दीकी साहब की, जिन्होंने आप अपने एक बिजी शेड्यूल से हमें अपना कीमती वक्त दिया। अब हम हमारे इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं और जनाब परवेज सिद्दीकी साहब से अलविदा लेते हैं। तब तक आप जुड़े रहिए एनजीपी न्यूज़ से, देखते रहिए, पढ़ते रहिए एनजीपी न्यूज़। धन्यवाद।